जय हिंद सोल्जर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सोल्जर। आज हम आपको करवाएंगे बीएसएफ आरओ एंड आरएम के लिए केमिस्ट्री फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। केमिस्ट्री ए बीएसएफ आरओ आरएम के लिए तो है ही। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी टेक्निकल हो या फिर आप नेवी एसएसआर ले लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री पूछी जा रही है तो आप ये फुल प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो सभी के लगभग उसी के हिसाब से मैंने मेंटेन किए हैं। तो आप उसको एक बार जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल पर लाता हूँ और मैं यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी करवाता हूँ और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। तो क्वेश्चंस को आप अपनी वहां से पढ़िएगा स्क्रीन के ऊपर से, और आप पहले आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन के साथ साथ आपको आंसर भी बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और न्यू हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देखेगा, मैं यहाँ से उसको करवा रहा हूँ, सोल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस पदार्थ की प्रकृति बहुलकीय नहीं है, यानी कि द सबस्टेंस दैट इज नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर। चलिए इसमें ऐसे दे रखा है तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बहुलकीय नहीं है। तो पहले सबसे आपको पता होना चाहिए कि बहुलक क्या होता है। बहुलक अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आपने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा बहुलक यानी जो संख्या बार बार रिपीट कर जाती है उसको बहुलक कहते हैं। तो इसी प्रकार का जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा यौगिक जो बहुत ज़्यादा कार्बनिक, मतलब बहुत उसमें कार्बन मौजूद हो, ठीक है। यानी कि n परमाणुओं से मिलकर कोई कार्बनिक यौगिक बनता है तो उसको बहुलक कहते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं CH2 CH2 यानी कि एथिलीन से बनती है हमारी पॉलीथीन, उसमें n कार्बन के अणु लेते हैं। तो यानी कि कोई कार्बनिक यौगिक अगर बहुत से अणुओं से मिलकर बनता है तो उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो इसकी प्राकृतिक जो बहुलक नहीं है। तो आपको पता है नायलॉन एक रेशा भी होता है, बहुलक भी होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी बहुलक है, स्टार्च बहुलक है, ग्लूकोज। तो इसमें पूछा कौन बहुलक नहीं है। तो चलिए आप बताइए, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्राई करिए, इसमें इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए कि बहुलक नहीं है, कौन सा बहुलक नहीं है। तो आप एक कैसे बताएंगे, तो चलो मैं इसका बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि जो इसमें ग्लूकोज है वो बहुलक नहीं है। ग्लूकोज क्या है, आप कहोगे सर ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, वो बहुलक नहीं है। अब फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में काफी सारे डिफरेंस बता चुका हूँ। फार्मूला समान होता है लेकिन अलग अलग होता है। मैं बात करूँ जो जिनको मधुमेह जो रोग होता है, जिसको हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो शर्करा के साथ साथ ग्लूकोज भी पाया जाता है लेकिन फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है, आप याद कर लीजिएगा। यानी कि जो शक्कर होती है उसमें ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज मिलेगा, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस मैं बता चुका हूं कई बार। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा अपने स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इनमें से सबसे मीठा शक्कर कौन सा है। तो सबसे मीठा शक्कर मैंने बताया कौन सा है, मीठा शक्कर फ्रक्टोज होता है। मैंने अभी इसको बताया कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का मतलब शक्कर, शक्कर में भी फ्रक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज पाया जाता है। तो सबसे मीठा शक्कर फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, हमारे फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज। इसको याद कर लीजिएगा, फार्मूला एक ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें, इनके गुणों में डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। मैं ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुका हूँ पहले प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक ड्यूट्रॉन है। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है, आपको पता धनावेशित कण है, 2 प्रोटॉन वाला कण है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन नाभिक, एक प्रोटॉन नेगेटिव। तो ड्यूट्रॉन का मैंने बताया था, आपने H2O फार्मूला एक पढ़ा होगा, H2O। इसमें क्या है, सिंपल जल होता है, साधारण जल। और आपने पढ़ा होगा D2O, ये भारी जल होता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक, इसका जो एटॉमिक मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास बता दें, द्रव्यमान संख्या वही एटॉमिक मास। ओवरऑल अगर बात करेंगे इसका अणुभार निकालें, मोलर मास निकालेंगे तो हमें मिलेगा 18, ठीक है। इसका अगर मोलर मास निकालेंगे तो हमको मिलेगा 20। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो है 1H1, लेकिन यहाँ पर जो ए वाला ड्यूट्रॉन है ये है 1H2, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसका जो समस्थानिक होता है, आपने पढ़ा होगा प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। तो डाइट्रियम में जो आता है वही ड्यूट्रॉन से बना है 1H2। तो इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी आंसर तीसरे का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। 4 में आपसे कह रहा है कि परमाणु स्पेक्ट्रम में रेखाएं किसके कारण होती हैं। तो परमाणु जो रेखाएं, परमाणु स्पेक्ट्रम, जब परमाणु किसी भी एटम का अगर हम लोग स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो उसमें जो रेखाएं होती हैं वो किसके कारण बनती हैं। तो मैं बता दूं कि जब परमाणु में क्या होता है, निम्न कोई मतलब इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कोश में मूवमेंट कर रहा है, उसको थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा पाकर वो दूसरे स्तर, ऊर्जा स्तर अपने ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है, केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो जब वो जाता है तो उसी समय क्या होता है, स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं इसी कारण से बन जाती हैं। तो इसका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित होता है तब ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका 4 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 5 अपनी स्क्रीन पे देखिएगा कि क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में है। ये एस ब्लॉक में पाई जाती हैं। जो क्षार धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु होती है, दोनों हमको किस में मिलेंगी, एस ब्लॉक में मिलेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक क्षारीय धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, जो ऑक्सीजन है
मैं आपको ले बताता हूँ। जैसे ये ऑक्सीजन है और एक किसी भी अगर क्षारीय धातु से क्रिया करेगा तो बनाएगा परऑक्साइड बनाएगा, लेकिन लिथियम को छोड़कर, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आता है पेपर में, लिथियम को छोड़कर ऑक्सीजन किसी के साथ अगर क्रिया करेगा किसी भी क्षारीय धातु के, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटेशियम हो, तो वो परऑक्साइड बना के तैयार कर देगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? परऑक्साइड का मतलब होता है कि इसके ऊपर डबल नेगेटिव होता, और अगर इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव है तो ये सुपर ऑक्साइड हो जाएगा और परऑक्साइड हो जाएगा। इसको भी मैंने पहले डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा, 6 आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व है, तो 24 वाला तत्व भैया किसमें पाया जाएगा? तो परमाणु क्रमांक 24 किसका होता है? आपको पता है क्रोमियम का होता है। क्रोमियम, तो क्रोमियम किसमें आता है? डी ब्लॉक। इसका बाह्य इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में पहुंच जाएगा, तो किसमें आ जाएगा? डी ब्लॉक में पहुंच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? रंगीन आयन भी देते हैं, और रंगीन आयन वही देते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको भी अभी बता दूंगा अगर क्वेश्चन आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। शायद मैंने पिछला जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें बताया भी है इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिएगा, और इनमें परिवर्तित संयोजकताएं भी प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु सर्वाधिक विषात्मक है? तो सर्वाधिक विषात्मक धातु जो होती है वो सीडी होती है, आपको पता होना चाहिए, सीडी होती है। सीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होती है? जो कैडमियम होता है, कैडमियम हमारे मंदक के रूप में भी कार्य आपने देखा, कैडमियम जो होता है नियंत्रक के रूप में कार्य करता है नाभिकीय भट्टी में। ये भी आप याद कर लेना। जो कैडमियम है, अगर हम लोग इसके संपर्क में आ जाएंगे तो हमको कैंसर हो जाएगा। तो ये बहुत विषैली धातु होती है, इसलिए कैडमियम के संपर्क में कोई नहीं आता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैंसर हो जाता है इसके कैडमियम से। कैंसर के उपचार में किसको यूज करते हैं? रेडान को यूज करते हैं, कोबाल्ट को यूज करते हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन रंगीन है? कौन सा विलयन रंगीन है? देखो अभी मैं रंगीन आयन की बात कर रहा था। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन आयन देते हैं, ठीक है। तो रंगीन आयन तो देखिए जेडेन जो है वो भी डी ब्लॉक का है, और ए बी ए ऐसा डी ब्लॉक का नहीं है, और सी ए भी डी ब्लॉक का नहीं है। तो या तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा या तो फिर बी राइट होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें जो जेडेन में और सीओ में, इनमें दोनों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखेंगे किसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित का मतलब होता है जिसमें पैर नहीं बनता है इलेक्ट्रॉनों का। अगर जिसमें पैर नहीं बनता है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वही रंगीन आयन देगा। चलिए इसको साफ करते हैं, फिर तुरंत देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन इसमें हमारे पास जो है जो रंगीन आयन दे रहा है, कौन है जो रंगीन आयन नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिंक कितना होता है। जिंक होता है 30। पहले जिंक को चेक करते हैं। जिंक 30 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में कितना आएगा? फिर इसने देखिए 2 प्लस, यानी कि इसमें 28 तक ही काउंट करेंगे। 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, और इधर हमारे पास आ जाएगा 3d8 आ जाएगा, ठीक है, जिंक में। चलिए अब इसका बाय कक्षक डी में है, तो इसमें डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे हमको। ये आपको पता होगा 1 2 3 1 2 3 4 5। चलिए इसमें फिल कराइए 1 1 1 1 1 ए, और फिर इसमें ऐसे फिल करा दिए। तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मौजूद हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? इसमें केवल एक ही कोष्ठक ऐसा, एक ही कक्षक ऐसा जो अनुयुग्मित है, मतलब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का आप पहले मतलब समझ पा रहे हो कि अयुग्मित मतलब होता क्या है? अयुग्मित मतलब होता है कि उसमें युग्मन ना हो। युग्मन का मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, एक प्लस और माइनस, एक खत्म कर रहा है, ए प्लस ए माइनस, यानी नीचे वाला माइनस ए वाला प्लस होता है। इसमें युग्मन है, ये क्या है? इसमें युग्मन हो रहा है, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन जिसमें सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हों वही रंगीन आयन देते हैं। चलिए तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कितना होता है? 27 होता है शायद कोबाल्ट, क्योंकि 26 होता है आयरन, तो 27 कोबाल्ट हो जाएगा, और 28 निकल होता है कि 28 होता है कोबाल्ट। इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए 27 करके देखते हैं। 27 कोबाल्ट करते हैं, ठीक है, और उस पर डबल प्लस भी चार्ज है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में हमको मिलेगा, यहाँ पर आप देखिएगा, इधर मिलेगा 27, 2 तो चार्ज ही इसके ऊपर है, तो इधर बचेगा 3d5, ठीक है, 3d5 मिलेगा। 27 कोबाल्ट होता है, लास्ट में हमको 3d5 मिल जाएगा इसी का अगर करेंगे। इसको याद रखना। मैंने यहाँ पर अगर यहाँ पर 8 है, 3d8 है, ठीक है, अगर मैं इसको 3d8 कर दूँ तो ये किसका हो जाता है? जिंक का हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर 3d5 कर दूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो किसका हो जाता है? हमारे पास कोबाल्ट का हो जाता है। चलिए अब मैं इसको फिल करा लेता हूँ। अब इसी में फिल करा लेता हूँ। चलिए आप देख लेना, इसमें फिल कराऊंगा तो लास्ट में 5 आ रहे हैं, तो आप आराम से देखिएगा कि 5 पहले 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें देखिए सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित नहीं है, यानी अयुग्मित हैं। तो इसका राइट आंसर बी, 8 का बी हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा। 9 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन के बारे में कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण लोह में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, प्लेटिनम तार जल जाएगा, फिर हमको नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखिए रासायनिक परिवर्तन पूछ दिया, रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन की पूछा है तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मक्खन से अगर दही बन गया खट्टा हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। बाकी सूखी बर्फ का बनना है भौतिक परिवर्तन है, प्लेटिनम तार का गर्म होना, गर्म करके ठंडा कर लेंगे उसको, वो भी से लोहे का चुंबकीकरण, ठीक है। तो लोहे का चुंबकीकरण भी अगर लोहे को ये भी नष्ट हो जाता है, इसको गर्म कर देंगे लोहे का चुंबकीकरण नष्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 70 का ऑप्शन नंबर 70 बोल दीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है वो 70 के नंबर से शो हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 10 के हिसाब से शो कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन शो हो रहे हैं वो शो हो रहे हैं आपके एग्जाम लेवल के, क्योंकि 60 क्वेश्चन के बाद में 61 से केमिस्ट्री शुरू होती है पेपर में, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन शो हो रहे हैं वो पेपर के हिसाब से शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर 1 2 3 करके करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देखेगा, स्क्रीन पर 71 के नंबर से शो हो रहा होगा। 11 में आपसे कह रहा है कि तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें ऑप्शन नंबर बी लगा के चले जाएंगे, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चंस को एक बार पढ़िएगा। कह रहा है कि तरल से गैसीय, यानी तरल से गैस हो रहा है। ठोस से अगर गैस हो जाता तो हो जाता सब्लिमेशन, लेकिन अगर तरल से गैसीय अवस्था हो रही है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन 11 का नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 12 आप स्क्रीन पर देखेगा, मैं इसको साफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आप देखिएगा, लिखा है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि द्रव है, यानी कि कोई लिक्विड है, अगर वो ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको हिमीकरण कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर उसके गलने का पॉइंट पूछा जाए कि अगर कोई ठोस है और उसका अगर गलने का पॉइंट है तो भी वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको भी आप याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए अभी लास्ट में आप बने रहना, लास्ट में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसके ऊपर रहेगा कि बहुलक के बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कठोर जल और स्थायी जल के बारे में, कैसे उसको दूर की जाती है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। तो अगर आप लास्ट में बने रहेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, तो लास्ट तक बने रहना है आपको। और अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि किसी विलेन का पीएच उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पीएच वैल्यू में अगर आपको बता दूं तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो अगर H पॉजिटिव आपको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 10 की घात माइनस का पीएच। तो आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो पीएच जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण पे डिपेंड करती है, हाइड्रोक्सिल पे नहीं, हाइड्राइड पे नहीं, हाइड्रोजनियम, यानी 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उस फार्मूले को आप याद रखिएगा क्योंकि फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। 14 में कह रहा है कि यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो यह कौन सा होगा। 7 से ऊपर जब भी जाएंगे तो क्षारी ही होगा, और क्षारी का मतलब उसमें प्रबल क्षार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल होगा, अगर प्रबल क्षार होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारी होगी। और 7 के ऊपर जो विलेन की प्रकृति होती है वो क्षारी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो विभिन्न रूपों में इसके अपर रूप का कॉन्सेप्ट करवाया है, कार्बन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का आपने देखा होगा C60 लिखा जाता है, इसका मतलब फ्लोरीन होता है। आपने इसको देखा होगा S8 लिखा जाता है। आपने बोरान को देखा होगा, बोरान 12 लिखा जाता है। अपर रूप के कॉन्सेप्ट हैं, और विभिन्न रूपों में मौजूद होने का मतलब है कि उसके कितने ज़्यादा परमाणु हैं। तो कार्बन 60 परमाणु तक होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिएगा। 16 में कह रहा है ग्रेफीन क्या है। तो ग्रेफीन भी एक कार्बन का अपर रूप है, इसको मैं आप याद कर लीजिएगा। कार्बन के अपर रूप हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन है। ग्रेफीन जो है ग्रेफाइट से ही बनना होता है, ठीक है। और ग्रेफीन का यूज़ क्या होता है, ग्रेफीन का यूज़ होता है कि जो हम लोग कागज़ की सीट बनाते हैं, पतली पतली A4 साइज पेपर समझ लीजिए, जो कागज़ की जो सीट बनती है उसमें ग्रेफीन का यूज़ होता है। इसको आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म में ब्यूटेन का मुख्य घटक है। तो LPG इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि LPG जो गैस होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन ये मिलके क्या बनाती हैं, LPG गैस बनाती हैं। इसको आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आप 18 अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। 18 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है। कई बार इसको बताया है। ऑप्शन नंबर सी मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस आपने देखा होगा, आप किसी दलदल या किसी सूखी हल्की मतलब दलदली भूमि पे जाइए जहाँ पर पानी भी हो, नदी वगैरह में कभी कभार आपने देखा होगा कि वहाँ से छोटे छोटे बुलबुले उठा करते हैं, तो वो मेथेन गैस होती है, वही मार्स गैस होती है। और मार्स गैस खतरनाक भी होती है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिएगा, 19 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणु है। तो कई बार बताया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्लोरीन जो द्विपरमाणु है। क्वेश्चन नंबर 20 आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, जो कि
लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस सेशन का, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसको पिछली बार करवा चुका हूँ, समुद्र है, समुद्र यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होते हैं उनको खारे पानी की जरूरत होती है, खारा पानी सबसे ज्यादा समुद्र में ही मौजूद होता है। तो आई होप आपके प्रैक्टिस समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं अगर कुछ कॉन्सेप्ट की बात करूं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये तो बता दिया कि बहुलीकरण क्या होता है, बहुलक क्या होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बहुलक की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक क्या होती है। प्लास्टिक, ठीक है, तो प्लास्टिक क्या होती है? विद्युत की तो एक उचालक होती है, पहली बात है, ठीक है, और प्लास्टिक एक बहुलक भी होता है। अब प्लास्टिक में क्या होता है, अगर मैं चलो सीधे सीधे बहुलक की बात कर लेता हूँ, प्लास्टिक की छोड़ दूँ, तो बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे थर्मो जो ताप सुगट्टे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, ताप सुगट्टे, ताप पर गर्म करते हैं तो जल्दी पिघल जाती है प्लास्टिक वो। तो एक तो बहुलक वो होते हैं, उसको बोलते हैं ताप सुगट्टे बहुलक, ठीक है। और एक होते हैं ताप दृढ़ बहुलक। जो ताप दृढ़ बहुलक होते हैं उनका मतलब होता है कि उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप दृढ़ जो बहुलक होते हैं, जैसे हमारे पास बेकेलाइट हो गया। बेकेलाइट आपने एक बहुलक सुना होगा। बेकेलाइट क्या होता है, जो हमारे टीवी रेडियो में जो पीछे सीट वगैरह नहीं होती, मतलब जो प्लाई वगैरह होती है टीवी के पीछे, वो बेकेलाइट बहुलक होता है। उसमें अगर हम लोग ताप देंगे तो वो गर्म तो होगा, पिघलेगा भी, लेकिन बहुत कठोर हो जाएगा। और जो हमारे पास ऐसे मतलब बहुलक होते हैं जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीबीसी जिसको बोलते हैं, पीबीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, या हमारे पास कोई और बहुलक होगा, इनमें क्या होता है कि इनको हम लोग अगर टेम्परेचर देते हैं तो ये लोग पिघल जाते हैं, इनके जो बंद होते हैं आराम से टूट जाते हैं। तो हमारे ताप सुगट्टे बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक के दो प्रकार के बहुलक होते हैं। इसका जो टॉपिक करवाऊंगा, टॉपिक बाद उसमें से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं जल की कठोरता की बात करूँ, जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थायी, दूसरी होती है अस्थायी कठोरता। तो परमानेंट, थोड़ा लंबा भले वीडियो हो जाए, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट अगर हार्डनेस ऑफ वाटर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, कैसे आती है। परमानेंट जब ही आएगी जब हम लोग कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्या ले लेंगे, क्लोराइड ले लेंगे, क्लोराइड, और या फिर हम लोग ले लेंगे उनके क्लोराइड होना चाहिए, और नहीं तो सल्फेट होना चाहिए, सल्फेट आयन। यानी कि जल की स्थायी जो कठोरता होगी वो सल्फेट आयन या क्लोराइड आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन के कारण होती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और जो हमारे पास अस्थायी होती है, अस्थायी मतलब होता है नॉन परमानेंट बोल सकते हैं। जो परमानेंट नहीं होती है वो होती है हमारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण। तो अब आपके समझ में आया होगा, तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।